गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे भाई। टॉपिक पढ़ेंगे जेंडर। और टेंशन ना लो, ये कोई ईवीएस की क्लास को लेकर के बोल रहा है, वो अभी टीम से डिस्कशन होके हो जाएगा हिसाब किताब, ठीक। और बाकी क्लासेस आपकी इतनी चल रही हैं, इतने उनको कवर कर लो। सिलेबस तो आपका एग्जाम से पहले कंप्लीट होना ही है, तो टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ को लेकर के। जितनी क्लासेस चल रही हैं एटलीस्ट उतनी आप रिवाइज करते रहो साथ में। और अपना सिलेबस तो हम लोग बहुत अच्छे से लेके चल रहे हैं, तो अगर सब ठीक रहा तो जल्दी खत्म होगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। किसी सब्जेक्ट का जल्दी सिलेबस खत्म होता है, किसी में थोड़ा समय लगता है। तो अगर शुरुआत में कम चल रही हैं तो इसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे आप एक दिन में अगर लगा भी जाएं। 6 बजे वाली क्लास ऑफ कर दी है क्या यार? 6 बजे वाली क्लास ना आपकी 2 दिन मुझे लेनी है। आज और कल तो मैं ले नहीं पाई हूँ, लेनी थी मुझे, है ना। बट मुझे 2 दिन लेनी है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स कॉमन होंगे आपके। मैं आपको बता देती हूँ, अब मंडे ही मिलेंगे। अभी तो ये वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना, क्योंकि हाँ वो रखेंगे 7:30 भी रखेंगे, डोंट वरी। होगी 6 बजे वाली, अभी रुक जाओ कुछ दिन। देखो एक बार, अगर हम बात करें जेंडर की, आज तो आई वॉज नॉट सपोज टू बी इन दिल्ली, बट मैं हूं, तो मैंने सोचा चलो डिस्कशन तो करेंगे। जेंडर 1 नंबर का टॉपिक है, लगभग हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है ना। जेंडर यानी लिंग कह देते हैं हम इसको, नहीं तो हिंदी में पेपर में आजकल जेंडर ही लिखा आने लगा है। बात सही है, ठीक है। 1 नंबर का टॉपिक है, हर जगह काम का है और एक ही जैसा पढ़ना होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्टी लेवल, ये जो कॉमन टॉपिक्स हैं इनमें ऐसा नहीं है कि इनका डिफिकल्टी लेवल सीटेट के लिए अलग होगा, बाकियों के लिए अलग होगा। ये आपको सेम ही पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, तो जेंडर में सबसे पहले बात आती है इक्वालिटी की, है ना। इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स। इक्वालिटी क्या होती है भाई? इक्वालिटी बताएगा कोई? किसी का मन कर रहा है इक्वालिटी? समानता बता देती हूँ मैं हिंदी में। तो कई लोग तो उनसे पूछो इसका मतलब, वो बता देंगे हिंदी उसकी, है ना। हिंदी नहीं बतानी है, पूछा है इक्वालिटी यानी समानता का क्या मतलब है। इक्वालिटी बोले तो समानता का क्या मतलब है? समानता क्या मतलब है भाई? समानता का फर्स्ट लाइव क्लास है, बहुत बढ़िया रिया। समानता का क्या मतलब है कि सभी को समान अवसर मिल पाए, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, समान अवसर मिल पाए। किसके? शिक्षा के, खाने के, पीने के, रहने के, अपनी हॉबीज को परस्यू करने के, यानी सबको समान अवसर मिल पाए, सबको समान मौके हम दें, इक्वल राइट्स हो, अपॉर्चुनिटीज हो, है ना। हाँ, एक समान अवसर, एक समान मतलब अवसर तो मौके उसी को कहेंगे हम, है ना। अनबायस्डनेस, हाँ, किसी भी आधार पे हम बायसनेस ना करें, यानी झुकाव ना हो किसी एक तरफ। सबको समान अवसर, समान एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, समान व्यवहार, और क्या मिलना चाहिए? राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, खेलने का अधिकार हो, है ना, घूमने का अधिकार हो। ये सब समान मिलना चाहिए, बजाय कि आप महिला हैं कि पुरुष हैं, इस बात को साइड में रख करके इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी ये कहती है कि चाहे मेल है या फीमेल है, हम क्या करें? बराबरी के अवसर तो दें। ये नहीं है कि आप इस फील्ड में महिलाओं का जाना अलाउड ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। राष्ट्रपति कहने को तो वो शब्द ही राष्ट्रपति है, बट महिला भी हैं और पुरुष भी बनते थे और अब महिला भी बन सकती हैं। अगर हम देखें भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही, और हमारे यहाँ, हालांकि हमारे पास एग्जाम्पल है, अमेरिका में एग्जाम्पल भी नहीं है उनके पास, है ना। तो कम है संख्या, उसके बहुत सारे रीजंस रहे हैं, है ना, लेकिन मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी क्या कहती है? समान अवसर दो। अब वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसी? चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो अपनी बात को कहने की हो, यानी एक्सप्रेशन की हो, अभिव्यक्ति की आजादी हो, चाहे वो, है ना, कि घर में सिर्फ पुरुष ही बोलेंगे या डिसीजन सिर्फ पुरुष ही लेंगे, ये नहीं होना चाहिए, ठीक। तो एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो अभिव्यक्ति में हो, चाहे वो ट्रेवल में हो, है ना, यानी समान अवसर मिलने चाहिए। इक्वालिटी किसी भी चीज में हो सकती है, जरूरी नहीं है जेंडर में ही होगी। हाँ भाई बिल्कुल, इक्वल फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो ट्रेवल में भी इंक्लूड हो गया मान लो, ठीक है ना। तो अगर हम देखें, इक्वालिटी किसी भी सेंस में हो सकती है, इसमें जेंडर लगा दिया तो जेंडर के हिसाब से पढ़ने की आजादी। कैसे? कई बार ऐसा देखने को मिलता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि 2 बच्चे हैं, यदि आप अपने घर पे जो हेल्प भी आती है, हाउस हेल्प भी,
आजकल थोड़ा थोड़ा जमाना बदल रहा है, अगर उनके पास 2 बच्चे हैं उनके, जिसमें एक बेटा है और एक बेटी है, और किसी एक को ही पढ़ाने का उनके पास संसाधन हो, तो वो बेटे को पढ़ाना प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एक सोच हमारी बन गई है कि बेटी तो भाई पराया धन है, फलाना है, ये है ना, इसको तो जाना ही है, ये कर भी क्या क्या करेगी पढ़ के, इसको पढ़ा लेते हैं, ये संभाल लेगा। हालांकि बनीता, ऐसे एग्जाम्पल्स भी मुझे आज की दुनिया में देखने को मिलते हैं कि जहां भाई जो है अपनी पढ़ाई छोड़ करके, अपनी ठीक ठाक कॉलेज में पढ़ाई छोड़ करके, अपनी बहन को कोई कोर्स करना था या वो पढ़ाई कर रही है, तो उसके लिए वो एक तरह से लेबर वाला काम भी कर रहा है ना। इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हैं, और इसी तरह के एग्जाम्पल्स मतलब चाहिए भी, कि इस तरह के नहीं कि सब अपना अपना काम छोड़ के मजबूरी में, कि मतलब सिर्फ जेंडर के आधार पे चीजें ना हो, मौका मिले सबको। तो इक्वालिटी में आप जेंडर इक्वालिटी लगा दो, कुछ और तरह की इक्वालिटी लगा दो। इक्वालिटी मतलब समान अवसर मिलने चाहिए, समान मौके मिलने चाहिए एटलीस्ट। इससे एक और स्टेप फर्दर एक वर्ड है इक्विटी। इक्विटी बोले तो समता, इक्विटी जिसको हम समता कहेंगे। इक्विटी बोले तो समता। इक्विटी क्या है भाई? इक्विटी है एज पर नीड आप सेंसिटिव हैं, सेंसिटिविटी एज पर नीड। अभी अभी लिखा है, बिल्कुल ताजा ताजा बनाया है ना। आवश्यकता के अनुसार संवेदनशीलता, ये इसकी डेफिनेशन नहीं होती, बट ये बहुत आसान है समझने के लिए। इसके अनुसार, आवश्यकता के अनुसार संवेदनशीलता, संवेदनशीलता, ठीक है बात? क्या कहानी है भाई? हाँ हाँ, ये शार्क टैंक वाली इक्विटी नहीं है, वो इक्विटी अलग होती है, वो कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में होती है। ठीक है जी। तो अब ये मत कहना आपने देखा है कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। थोड़ा बहुत कहीं से कोई साथ में बैठ के कोई रील वील देख रहा हो, वहां देख लिया हो, बट मुझे आइडिया है कि व्हाट इट इज अबाउट। तो मैं ऑलरेडी जीवन में व्यस्त हूँ, करियर चूज कर चुकी हूँ, उसमें भी काफी साल हो चुके हैं, तो इसलिए नहीं देखा है। हाँ हाँ, देखो आतिफा, कई बार ऐसा भी होता है, हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आतिफा कह रही हैं कि भाई ने जॉब छोड़ दिया है, 5 साल हो गए हम तीनों सिस्टर के लिए, बहुत अच्छी बात है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट आपको भी सपोर्ट करना चाहिए एक टाइम के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज भाई से करा लो तो बड़ी अच्छी बात और बहन से कराओ तो बड़ी खराब बात। इसका उल्टा नहीं करना है, हमें कोशिश तो करनी है कि दोनों को समान अवसर मिल सके, दोनों अपने पोटेंशियल तक पहुंच सकें, बट जरूरत पड़ने पे सिर्फ जेंडर के आधार पे हम पीछे ना हट जाएं, वो बात एक होनी चाहिए, विच इज एप्रिशिएबल। अगर इस तरह की बात कोई मतलब जो भी आपने एग्जांपल दिया आसिफा, बहुत बढ़िया गाजिया, मिलेंगे। ठीक, तो सेंसिटिविटी है नीड के अनुसार। कैसे? एक पिक्चर है जो मैं हमेशा दिखाती हूँ, आजकल बाकी टीचर्स भी सीधा कोई नई पिक्चर भी नहीं ढूंढते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, है ना। अभी दिखाऊंगी, देखो ये क्या है, इस पे अभी आएंगे। इससे पहले इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स, पहले इक्विटी पढ़ लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। ये है पिक्चर, ठीक है ना। इस पिक्चर पे किसी का एकाधिकार तो है नहीं, मैंने भी गूगल से ही ली थी, बट लोग इतनी भी कोशिश नहीं करते कि एक नई पिक्चर ढूंढ लें। ये मैं सालों साल से करा रही हूँ, जब से बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था, और मैं आज देखती हूँ कि सेम ही पिक्चर बची है यूज करने को लोगों के पास। खैर ये सब तो चलता रहता है, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत है भी नहीं, है ना, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया आप रोक थोड़ी सकते हो किसी को। देखो इक्वालिटी क्या है? समानता। और इक्विटी क्या है? समता। ठीक, इक्विटी क्या है? समता। अब इक्वालिटी क्या है? सबको समान अवसर दे दीजिए, चाहे किसी की नीड कुछ भी हो, ठीक है ना, चाहे किसी की नीड कुछ भी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी आपने। चाहे किसी की हाइट 4 फीट है, किसी की 5 फीट है, किसी की 6 फीट है, सबको बराबर का प्लेटफॉर्म दे दिया जिसपे वो खड़े हो सके, है ना। ये प्लेटफॉर्म जो है बराबर है जिसपे ये खड़े होकर के देख रहे हैं, मैच चल रहा है सामने कोई क्रिकेट मैच है वॉट, और इन तीनों ही लोगों को बराबरी का अधिकार दिया है। बराबरी का जो ये प्लेटफॉर्म है, मान लो 4 इंच का, तो 4 इंच का ही प्लेटफॉर्म सबको मिला है जिसपे ये खड़े होकर मैच देख सकते हैं। बराबरी तो है ये, लेकिन इक्विटी नहीं है, समता नहीं है। तो बराबरी से कई बार काम नहीं चलता, बराबरी से बेहतर है
बहुत बढ़िया धनश्री। बराबरी से बेहतर है नीड के अकॉर्डिंग चलना। यहां पे क्या है, 6 फीट का इंसान है, ठीक, और एक बच्चा है, एक व्यक्ति है जो 5 फीट का है, दूसरा है जो 3 फीट का है। भाई अगर हम इसको थोड़ा कम भी प्लेटफॉर्म दे दें 6 फीट वाले को, या प्लेटफॉर्म हटा भी लें, तब भी ये देख पाएगा, यहां पे मैच को देख पाएगा, क्योंकि उसकी हाइट ऑलरेडी ज्यादा है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ये छोटे वाला भी देख पा रहा है एक प्लेटफॉर्म से, लेकिन ये वाला प्लेटफॉर्म नीडेड नहीं है यहां पे, इसे यहां पर हम शिफ्ट कर दें अगर, तो वो इक्विटी हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दूसरी पिक्चर में, भाई ये व्यक्ति तो जिसकी हाइट ज्यादा है वो ऑलरेडी बिना प्लेटफॉर्म के भी देख सकता है, क्यों दे रहे हैं आप बेवजह। अगर आप देखेंगे जिसको एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है वो भी देख पा रहा है, जिसकी हाइट थोड़ी कम है 5 फीट मान लीजिए, जिसकी 3 फीट थी उसे अगर 2 प्लेटफॉर्म मिल गए, ये जिसकी हाइट ज्यादा थी उससे भी मिल गया एक प्लेटफॉर्म, तो वो अब ऊपर से देख पाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। आरक्षण किसमें आएगा? आरक्षण इधर ही आएगा, इक्विटी में। आरक्षण को यूज कैसे कर रहे हैं या मिसयूज कैसे कर रहे हैं कुछ लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है या जो विचारधारा है कि वो गलत बनाई गई थी, वो बहुत नीडेड थी। आर्टिकल 15 देखिए आप में से कुछ लोगों ने, है ना, आयुष्मान खुराना वाली, कि जब कुछ लोगों को बराबरी, एक और हम कहानी पढ़ते थे लिटरेचर में ग्रेजुएशन में, कि कोई तो नाम था उनका, कि उनको झाड़ू लगवाई जाती थी स्कूल में जाकर के, बाकी बच्चे पढ़ते थे उनसे झाड़ू लगवाई जाती थी, क्योंकि वो किसी एक विशेष जाति से थे जिसको नीचा माना जाता था। अगेन इस बात पे ध्यान दीजिएगा, होता नहीं है कुछ। तो इक्वालिटी से काम नहीं चलेगा, इक्विटी से काम चलेगा। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब्स में जो पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग जिसको हम कह रहे हैं, उनको आरक्षण देना शुरू किया। बिहार में महिलाओं को लेकर के या लड़कियों की शिक्षा को लेकर के थोड़ी दिक्कत है, रेट जो है वो कम है लड़कों के मुकाबले, तो बिहार सरकार ने क्या किया, सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया, ताकि लोग लड़कियों को भेजें। लड़कियों के जन्म होने पे, कि अगर लड़की का जन्म होता है तो सरकार कुछ पैसे देती है आपको, ये भी इक्विटी के आधार पे ही है, समता के आधार पे है, ठीक है ना। क्यों ऐसा करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो लोग दे ही नहीं रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं रहे लोग, ठीक। तो कि लड़की है तो टीचर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, फाइटर ना बने, है ना। B.R. अंबेडकर जी के साथ भी ऐसा हुआ था। हाँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, विजया। रिजर्वेशन हम देखते हैं जो मेट्रो ट्रेन है, दिल्ली में चलती है और भी कुछ मेट्रो सिटीज हैं, तो मेट्रो ट्रेन में या मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में फर्स्ट जो कोच है यानी पहला डब्बा जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। ऐसी घोषणा होती थी जब मैं आज से 5 साल पहले, 2019 की बात है, मैं मेट्रो में गई होंगी लास्ट टाइम, ठीक है। तो वो घोषणा या वो क्यों है ये चीज कि वो रिजर्व्ड है, पहला डब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों है ना। फर्स्ट जो कोच है ट्रेन का वो विमेन के लिए रिजर्व्ड क्यों है? इक्विटी के आधार पे, कि माहौल इस तरह का है कई बार कि अगर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल का सामना करना पड़ता है जो पुरुष नहीं करेंगे, यानी पीरियड्स हो सकते हैं उनको, प्रेगनेंसी हो सकती है, फिर भी वो काम पे जाएंगी या कहीं जाएंगी, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी वो घर पे बैठ जाएं। भाई आप ऐसा सिस्टम बना लीजिए ना कि जिसमें सभी एकोमोडेट कर पाए। और क्या हो सकता है, कई बार ईव टीजिंग यानी छेड़छाड़ के मामले बहुत आते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जो जनरल कोच है, जनरल डब्बा है जहां महिला और पुरुष दोनों हैं, तो बदलनी तो सोच चाहिए, लेकिन इक्विटी की जरूरत पड़ती है फिर हमें। तो इसलिए हमने फर्स्ट कोच को, पहले डब्बे को महिलाओं के लिए आरक्षित करा दिया। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये भेदभाव नहीं हुआ, ये नीड के अनुसार संवेदनशीलता के होते हुए आप एक एक्शन ले रहे हैं। तो इक्विटी कई बार जरूरी हो जाती है, इक्वालिटी से भी। इक्वालिटी तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम होनी ही चाहिए कि सबको समान अवसर मिले। समान अवसर क्या है? एक छोटे बच्चे को भी मैच देखने का मौका मिला, एक थोड़े से बड़े व्यक्ति को भी जिसकी हाइट ज्यादा है उसको भी, सबको मौका मिला। लेकिन जिसको जरूरत है उसको नीड के अनुसार थोड़ी सी हेल्प या स्कैफोल्डिंग और मिल गई, इसको इक्विटी कहते हैं। एक व्यक्ति जो पेपर में देख नहीं सकता तो उसको स्क्राइब की व्यवस्था, यानी कोई दृष्टि बाधित है तो एक व्यक्ति वो लेकर के जा सकता है अपने साथ कि जो उसके लिए पेपर लिख दे। या कोई और डिसेबिलिटी है तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, मान लीजिए 2 घंटे का पेपर है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। तो ये इक्विटी के आधार पे है कि ऐसा नहीं कि आपने समान अवसर तो दे दिया कि भाई जो देख नहीं सकता, जिसके हाथ ठीक से काम नहीं करते, या कोई और रिटार्डेडनेस, सॉरी कोई और डिसेबिलिटी है, तो हम तो उसको भी पेपर देने को कह रहे हैं। लेकिन पेपर देने को कहना यानी इक्वालिटी। इक्विटी नहीं लाएंगे तो बात बनेगी नहीं। स्कैफोल्डिंग मतलब मदद,
हेल्प, तो ये हेल्प ही है स्कैप फोल्डिंग, जिस प्लेटफॉर्म पे ये खड़ा है एक तरह से ये हेल्प है। ठीक है जी, तो इतनी बात क्लियर है। तो हमें इक्वेलिटी के साथ साथ इक्विटी की भी जरूरत है। इक्वेलिटी क्या है? इक्वेलिटी है कि महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार मिले, चाहे वो स्कूल में पढ़ने जाएं, गेम्स खेलने जाएं, बाहर घूमने जाएं, मौके बराबर मिलने चाहिए, ये है इक्वेलिटी। और जब आपका पलड़ा एक तरफ भारी हो जाता है कि आपने या तो महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए आपने पुरुषों के साथ भेदभाव किया, तो ये गड़बड़ है। लेकिन आपने नीड को देखते हुए कि समाज में बहुत टाइम से ऐसा चला आ रहा था कि महिलाओं को दबाया जा रहा था, तो इसलिए आपने उनको थोड़ा सा एम्पावर करने की कोशिश की, तो वो एम्पावरमेंट है, वो इनइक्वालिटी नहीं है, वो बायसनेस नहीं है। कि अगर एग्जांपल्स एक तरह के चले आ रहे थे कि लड़की हो क्या, लड़कों को ये कहना लड़की हो क्या, ये स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, या तुम रो नहीं सकते, तो ये एक धारणा बनी हुई है, पूर्वाग्रह है। तो अगर आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं तो वो बायसनेस हो जाएगी, यानी पक्षपात, कि आप एक तरफ झुके हुए हैं। लेकिन अगर आप नीड के आधार पर एक तरफ झुके हुए हैं तो वो इक्विटी है। हाँ, सेम अपॉर्चुनिटीज टू ऑल विदाउट एनी डिफरेंस इज इक्वालिटी, और सेम अपॉर्चुनिटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स पर्टिकुलर जेंडर और जो भी मतलब व्यक्ति है, पर्सन, तो वो इक्विटी हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन भी मैं अलग से लिखवा दूंगी, नोट्स में सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। तो ये एक बेसिक सी बात है इक्वालिटी की। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी इन जेंडर रोल्स, देखो जहां जेंडर रोल्स आ गए, यानी लैंगिक भूमिकाएं आ गई कि महिलाओं से ये अपेक्षित है और पुरुषों से ये एक्सपेक्टेड है ना, तो ये क्या होगा, जेंडर रोल्स अपने आप में ही इक्वालिटी का गला घोट देते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, सेम अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन नीड इज इक्विटी, बिल्कुल कह सकते हैं तुलसी, बिल्कुल अच्छी डेफिनेशन आपने दी है। हाँ, जैसे सऊदी अरेबिया में गर्ल्स को ड्राइविंग नहीं करने देते, अमीशा कह रही हैं। हाँ, तो बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक बात है। जेंडर रोल्स की अगर हम बात करें यहां पर, आई थिंक अब तो अलाउड है ना, मुझे याद है कभी तो अलाउ किया था, या मतलब कुछ तो रूल चेंज हुआ था, ठीक है ना। तो जेंडर रोल्स की अगर हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के ये काम, पुरुषों के ये काम, किचन में काम महिलाएं करेंगी, तो इक्वालिटी तो अपने आप ही गायब हो गई यहां से, है ना। इक्वालिटी तो अपने आप ही गायब हो गई, समानता तो अपने आप ही गायब हो गई। होना क्या चाहिए, इक्वालिटी एंड इक्विटी का भी अगर आप ध्यान रखें, इक्वालिटी के मामले में तो होना चाहिए कि आप देख रहे हैं ये एक फैमिली है, एक बच्चा है इनका, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और साथ में मिलकर किचन में कुछ बना रहे हैं, ये क्या है, इक्वालिटी है। हाँ, महिला सिर्फ खाना बनाए और पुरुष जॉब करेगा, ये स्टीरियोटाइप है, पूर्वाग्रह है, रूढ़िबद्धता है। हाँ, अलाउड है ना अब, हाँ, लेकिन ठीक है जी। तो अगर हम देखें यहां पे, तो ये क्या है, होना चाहिए कायदे में ऐसा कि बराबरी हो, जेंडर रोल्स में मत बांधिए आपके खाना बनाना लड़कियों का काम और काम बाहर जाकर के करना लड़कों का काम, ये जेंडर रोल्स में बांधना है। और रोल्स किसने बनाए हैं, सोसाइटी ने। तो जेंडर रोल्स सोशल होते हैं। दो वर्ड हैं जो अब हमें यहां पे समझने होंगे, वो हैं जेंडर और सेक्स, पेपर में आता है। हम कितनी भी बात कर लें, आप में से बहुत सारी महिलाओं को और हो सकता है कुछ कुछ पुरुषों को इस बात से जूझना पड़े, लड़ना पड़े, समाज में बहुत सरदर्दी लेनी पड़े कई बार, या अपने जीवन में एटलीस्ट आप कोशिश करें कि अगर आसपास के 4 लोग नहीं बदल रहे हैं तो आप बदल जाएं। अगर आपको सच में लगता है कि 2 ह्यूमंस हैं और वहां इक्विटी की जरूरत है, वहां ये नहीं है कि आपको समाज में जो फायदा मिल गया उसको तो आप जेब में रख लें, और जब कमाने की बात आए तो महिला कहती है अरे मैं क्यों कमाऊं यार, तुम कमा लो, है ना। और जब काम करने की बात आए तो पुरुष भी कहते यार मैं क्यों जाऊं किचन में, तुम चले जाओ। हाँ, देखो अनुष्का कह रही है कि अब अलाउ कर दिया, जैसे कपड़े वो पहनना चाहती हैं वो भी अलाउड है। कितनी दुख की बात है कि हम 2024 तक आते आते बस इतनी बेयर मिनिमम चीजों पे अटके हुए हैं। समाज इतनी धीरे चेंज होता है क्योंकि लोग बदलना नहीं चाहते। रात को लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, लड़के जा सकते हैं। हाँ भावना, अब इसमें कुछ हद तक थोड़ा बहुत इक्विटी का मामला होगा कि घर वाले कहेंगे आपकी की चिंता है हमें तुम्हारी, लेकिन उसमें सोच की प्रॉब्लम किसकी है, चिंता किस लिए है, क्योंकि कौन घूम रहा है बाहर, जानवर थोड़ी है, इंसान ही है वो। और अगर मेल्स ही घूम रहे हैं तो उनकी सोच में बदलाव क्यों नहीं है कि लड़के हो या लड़कियां इंसान ही है। सबसे पहले हम ये क्यों नहीं सोच लेते, इंसान से मिलते बाद में पहले जेंडर जोड़ देते हैं, है ना। आज भी है सृष्टि, बिल्कुल है, बहुत सारी जगहों पे है,
और ऐसी ऐसी जगहों पे होगा जो माँ बाप कहते भी है नहीं हम तो भेदभाव नहीं करते, उनके एक्शंस में आप देख लेना। लेकिन कुल मिलाकर के पहले से चीजें सुधर रही है ना। और समाज बदलाव में समय लेता है। और आप अगर आसपास एक तो एज अ टीचर क्लासरूम में आपको भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि पहले ही नौकरी नहीं लगेगी अगर पेपर में ये करके आओगे तो, और वैसे भी नहीं करना है सोच के आधार पे भी क्लासरूम में। और दूसरा, अपने जीवन में कोशिश करिए कल को आपको अपने बच्चों के लिए लड़ना हो, अपने लिए लड़ना हो, कि जेंडर रोल्स में ना बंद करके आप इक्विटी की तरफ जा पाए। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, अफगानिस्तान में बुरी हालत है, लेकिन हम वर्स्ट की तरफ देखते हैं। आइडियली तो ऐसी भी कंट्रीज हैं जहां खुले रात को आराम से, इवन इंडिया में भी एक आध शहर है ऐसे जहां फ्रीली लड़कियां घूम सकती हैं, एक आधी हैं बस, मतलब इतना भी फ्री नहीं, बट हाँ पॉसिबिलिटी है। जॉइंट फैमिलीज में इक्वालिटी नहीं होती, अनीता कह रही, क्योंकि वहां अलग अलग जनरेशन हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह नहीं होती, कुछ फैमिलीज में होती भी होगी शायद, लेकिन वहां अलग अलग जनरेशन है और बदलाव कोई नहीं चाहता, क्योंकि बदलाव से अराजकता फैल जाती है कई बार, हर किसी से मैनेज नहीं होता चेंज। तो देर आर सो मेनी रीजंस। पूजा बता रही है देखो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अभी उड़ीसा में आई थिंक मैं उनका इंटरव्यू डालना भूल गई हूँ। उड़ीसा में एक टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब उनकी लगी थी, उनके 2 बच्चे, एक हस्बैंड है, और बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया उनके हस्बैंड ने उनको। सोनू कर लेने दो भाई, अगर आप नहीं कर पाए हैं सही समय पे तो प्रैक्टिकल होके कर लेने दो। हाँ मैम, दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में फिर गर्ल्स का स्कूल मॉर्निंग और बॉयज का इवनिंग क्यों है? लक्ष्मी, क्योंकि समाज धीरे बदलता है। कुछ लोग अपनी बेटियों को घर से भेजेंगे भी नहीं पढ़ाने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्कूल में जाती हैं जहां लड़के भी साथ पढ़ते हैं। तो वो सोसाइटी की मेंटेलिटी कैसे चेंज होगी? धीरे धीरे होगी। ठीक है ना। और लड़कियों का स्कूल सुबह है, लड़कों का शाम को, क्योंकि सोशली अगर हम देखें तो लोगों की थॉट प्रोसेस नहीं बदल रहा ना। जिस तरह से हम अपने बेटों को बड़ा करते हैं वो वैसा है ही नहीं कि वो किसी लड़की को देखें अगर तो वो रिस्पॉन्सिबल फील करें, है ना। एक ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट होना एक डिफरेंट चीज है, बट बेवकूफी और बदतमीजी में अंतर है। खैर ये बात बहुत लंबी छिड़ जाएगी। हाँ चलिए आते हैं, एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं। एक है जेंडर। तो मैं कुल मिला के ये कह रही थी कि अपने क्लासरूम में और अपने घर में, अपने जीवन में कोशिश करिए थोड़ा स्ट्रगल करके इतने इस लायक बनिए कि ये चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते नजर आए। जेंडर को जेंडर ही कह देते हैं, या कई बार हिंदी में जेंडर की जगह लिंग लिखा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की हिंदी एक ही है, और सेक्स को लिंग कह देते हैं। ठीक, आपका टॉपिक ये है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, यानी लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। तो जेंडर को तो समाज ने ही बनाया है, इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। क्या है ये? सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक संरचना है। क्या है? सामाजिक संरचना है। समाज के द्वारा निर्मित है कि लड़कियां ये काम नहीं करेंगी, लड़के ये काम करेंगे, है ना। लड़की हो रोते क्यों हो, है ना। लड़कों को रोना भी अलाउड नहीं है बेचारों को। तो ये सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है। लिंग क्या है? कि हमारा बायोलॉजिकल मेकअप डिफरेंट है, यानी हमारी जैविक बनावट डिफरेंट है। इसके मतलब अंतर है कुछ महिलाओं और पुरुषों में, जिस तरह की बनावट है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर तो अंतर तो 2 पुरुषों में भी होंगे। क्या सारे पुरुष 130 किलोग्राम वजन उठा लेते हैं? नहीं ना। किसी की क्षमता किसी क्षेत्र में, किसी की किसी क्षेत्र में। तो अगर हम अंतर के आधार पर ही लोगों को ये कहते रहेंगे नहीं नहीं क्योंकि महिलाएं बच्चे पैदा करती हैं तो उनको तो घर में ही रहना चाहिए, तो भाई पूरे जीवन में सिर्फ बच्चे पैदा करना एक रोल है जो साल भर का कार्यक्रम होगा शायद। ठीक है ना। अगर हम देखें यहां पे तो सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। और ये मैं सोचेगा ये आप पूरी दुनिया को समझा देंगे एक ही दिन में, है ना। कई लोगों का मैं देख रही हूं कमेंट कि मैं अपने घर वालों को सुना देती हूँ, चाहे शायद आपकी बात सुन लें। जो पक्के हो चुके होते ना कुछ बिलीव्स हमारे दिमाग में, उनको बदलना इतना आसान नहीं होता जब तक आप चाहते नहीं है। तो बहुत ज्यादा सबको समझाने की कोशिश करना, ठीक है, कभी कभार मूड हो कर लीजिए, नहीं तो अपना जीवन अपने तरीके से जीने की कोशिश करिए। तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कैसे? यानी जैविक अवधारणा है। जैविक मतलब हमारी बायोलॉजी डिफरेंट है। जैविक संरचना है कि महिलाएं बच्चों को जन्म दे सकती हैं, है ना,
पुरुष शायद उनकी शारीरिक बनावट ऐसी होगी या जैविक संरचना ऐसी होगी कि वो ज्यादा वजन उठा पाए, महिलाओं से ज्यादा तेज दौड़ पाए, वो भी सारे पुरुष नहीं, है ना। दीपिका ये भी धीरे धीरे तो बदल रहा है, थोड़ा थोड़ा। एग्जैक्टली तो खुद को बदलो और जीवन में खुश रहो, नहीं तो एक जीवन बहुत छोटा पड़ जाएगा, हर दिन कलेश होगा। अगर आप सोचेंगे कि अपने आसपास के सारे लोग बदल जाए, धीरे धीरे जिन्हें बदलना होगा बदल जाएंगे, नहीं तो आपके अराउंड मैनेज करना आपको भी सीखना, उनके अराउंड और आपको उनकी। ठीक, तो जेंडर यानी, क्योंकि मेरी बातों को कई बार लोग दिल पे ले जाते हैं, फिर दिक्कत होती है, क्योंकि आसपास का माहौल इतनी जल्दी नहीं बदलेगा। कोशिश करिए, लेकिन उतनी जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान ना हो। हाँ, आरबीसी काउंट ज्यादा है मेल्स के, मतलब वो शारीरिक बनावट अलग है, ठीक है ना, कि महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल का सामना करना पड़ रहा है, यानी पीरियड्स है, या बच्चे वो कैरी कर सकती हैं, यानी कंसीव कर सकती हैं, तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है। लेकिन इसके अलावा क्या है, डिफरेंसेस तो दो मेल्स में भी होंगे। तो सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। पहली बात तो हमें ये समझनी होगी, जो ये लैंगिक भूमिकाएं हैं, जेंडर रोल्स हैं, महिलाएं ये करेंगी, पुरुष ये करेंगे, ये हुई क्या आपकी रोल्स। तो जेंडर रोल्स समाज ने बनाए हैं, सोशल कंस्ट्रक्ट है, और सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? यार इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहेंगे अमीशा, ये कई लोगों की ये देखने का नजरिया है। अराजकता मतलब डिसऑर्डर, केओस अगर मैं कहूं तो, कि वो जमी जमाई व्यवस्था है ना समाज की अपनी, तो वो अगर ठीक से चेंज ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। लोगों को डर लग जाता है कि अब ये नहीं तो क्या, अरे ये तो बराबर का अधिकार मांगने लग गए, है ना। हमेशा कह रही हैं फीमेल में आरबीसी भी कम होती है, नेचर भी डिस्क्रिमिनेशन करती है। इसको डिस्क्रिमिनेशन आपने बनाया है, हमने बनाया है, समाज ने बनाया है। अंतर तो सब में पाया जाएगा ना, डिफरेंसेस तो सब में, सारे मेल सेम है क्या, सब में सेम क्षमता है? नहीं है ना, सबका इंटरेस्ट सेम चीज में नहीं है। वो तो कई बार सोसाइटी जबरदस्ती उन पे बोझ डाल के कह देती है कि नहीं अरे तुम मर्द हो, ऐसे कैसे, नहीं तुम्हें तो ये काम करना पड़ेगा, बाहर के काम तुम नहीं करोगे। हो सकता है बेचारे का मन ना हो, वो भी घर पे रहना चाहता हो। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस। हम नेचर ने हम में सब में विभिन्नता डाली है। कल ही तो ये टॉपिक पढ़ा है, आप इसको डिस्क्रिमिनेशन मान रहे हैं। ये समाज ने बनाया ना इसको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव तो हमने बनाया, ये तो विभिन्नता है कि महिलाएं एक तरह से बनी हुई हैं, पुरुष एक तरह से बने हैं। इवन कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, चाहे दो पुरुष ही क्यों ना हो, तो विभिन्नताएं तो होती हैं। इसको विभिन्नता की तरह देखना है, दो इंडिविजुअल्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। हमने इसको डिस्क्रिमिनेशन का आधार बना लिया, तो वो तो बहुत ही एक सेल्फिश मोटिव है इंसान का ये करने के पीछे। ऐसे तर्क वही लोग देते हैं जो आपसे जिन्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और अगर आपको नॉलेज या एजुकेशन मिल गई तो वो बेनिफिट उनका मिलना बंद हो जाएगा। ये वैसी सी बात है जैसे पॉलिटिक्स में लोग नहीं चाहते, सच कोई खास इंटरेस्ट नहीं होता। कहने की बात है कि सच में एजुकेट हों लोग, है ना, क्योंकि होंगे तो फिर जानेंगे चीजें, जानेंगे तो सवाल करेंगे, सवाल करेंगे तो बदलाव होगा, और जिसको फायदा मिल रहा है वो क्यों कहे बदलाव हो। समझ पा रहे हो ना बात को? खैर बहुत गहरी बातें हो जाएंगी, इधर आ जाते हैं। आपका एक नंबर का टॉपिक है, ज्यादा मत परेशान हो, इधर आ जाओ। तो इक्वालिटी एंड जेंडर रोल्स। तो जेंडर रोल्स में इक्वालिटी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, है ना, ये मान लो आप, क्योंकि आपने ये बांध दिया। रोल का मतलब ही आपने कह दिया पुरुष बाहर काम करे, महिला घर में रहे, ये रोल्स हो गए। इक्वालिटी एंड इक्विटी हमने समझ लिया। अब ये जो असमानता है, इसके आधार कौन से होते हैं? असमानता के आधार कौन से हैं? बेसिस ऑफ इनइक्वालिटीज, असमानता के आधार। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेक्स, सेक्स के आधार पे असमानता होती है, महिला है कि पुरुष है। डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ एज, जो बड़ी एज के लोग हैं वो छोटे लोगों के साथ कई बार असमानता करते हैं, अरे मेरे से छोटे हो हिसाब से चलो। कास्ट, जाति के आधार पे लोगों के साथ असमानता होती है। ऐसा थोड़ी सिर्फ सेक्स के आधार पे ही हो रही है, सेक्स, एज, कास्ट, क्रीड, कल भी हमने पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से, सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार आपके वो रिश्तेदार जो अच्छा कमाते हैं, अच्छे पद पे हैं, उनसे सब प्यार से बात करते हुए नजर आएंगे, बाबूजी कहते हुए नजर आएंगे, और वो जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको आपसे हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो उनके प्रति व्यवहार अलग मिलेगा। तो असमानता के आधार बहुत सारे हैं, कलर के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे, लिंग के बेसिस पे, पता नहीं कितने बेसिस पे असमानता है।
हमें सब कुछ जीरो नहीं कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि एक ऑफिसर को अपने ऑफिस में जो एक ऑफिस बॉय है या एक पियोन है मान लीजिए, उसको आकर के सुबह झुक के नमस्कार करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है। वो हायरार्की में ऊपर है, उसने मेहनत की है, वो मेंटल एबिलिटी है उस व्यक्ति में कि वो एक ऑफिसर है और दूसरा व्यक्ति जिस भी वजह से, चाहे उसको मौके ना मिले हो या जो भी रहा हो, वो अपना काम करेगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसान समझना छोड़ देंगे किसी को। समझ पा रहे हो बात को? बहुत बड़े प्रमोद। हाँ, वहां गड़बड़ हो जाती है। अभी कोई जैसे उसको लेके, रिजर्वेशन को लेके बात हो रही है कि आप जब प्रिविलेज्ड हैं, आप मान लीजिए आपने कोई एक कैटेगरी, मान लीजिए एससी या एसटी का आपने बेनिफिट लिया, क्यों? क्योंकि आप बहुत, आपको उस तरह की सुविधाएं नहीं मिली। लेकिन जब आपने एक अच्छी नौकरी ले ली, उसके बाद आपके बच्चों को वो बेनिफिट नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आप ठीक स्थिति में हैं, तो वहां गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। फिर जेंडर रोल्स बिकमिंग मैन और वुमेन, जो महिला और पुरुष बनना क्या है, समाज सिखा रहा है हमें, समाज कह रहा है। अ पर्सन्स बॉडी लैंग्वेज, द वे अ पर्सन वॉक्स, टॉक्स, वर्क्स और इवन थिंग्स इज प्री डिटरमाइंड बाय सोशली मेड जेंडर्ड रूल्स। जो सामाजिक लैंगिक भूमिकाएं हैं, वो एक व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, ऐसे खड़े हो रहे हो, अरे पुरुषों की तरह खड़े हो रहे हो तुम तो, या खड़ी हो रही हो तुम तो, है ना। या फिर कोई लड़का है जो थोड़ा सा सौम्य व्यवहार का हो, अरे तुम तो लड़कियों की तरह रहते हो। ये क्या है, समाज ने बना दिया है कि बॉडी लैंग्वेज भी एक व्यक्ति की तय कर दी है कि जेंडर रोल के मुताबिक हो। एक पर्सन कैसे वॉक करता है, कैसे बात करेगा, है ना। मैं बात करती हूं, मैं बात करता हूं, ये भी तो समाज ने बनाया है ना। तो कैसे बात करेगा, कैसे काम करने का तरीका, कैसे सोचता है। अरे लड़की हो, ज्यादा मत बोलो, उल्टे जवाब देने मत सीखो। ये क्या है? ये स्टीरियोटाइप है। ये हमने जेंडर रोल को इतना ज्यादा अंदर तक डाल दिया कि जिसकी जरूरत नहीं थी। जेंडर स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या है भाई? रूढ़िबद्धता। अभी इतनी कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई ताकि ये स्टीरियोटाइप आप आसानी से समझ पाएं, क्योंकि यही एक क्वेश्चन है 1 नंबर का जो पूछा ही जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स या लिंग रूढ़िबद्धता की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है? स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप। स्टीरियोटाइप किसको रेफर करता है? हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस, हमारे पूर्व निर्मित अवधारणाएं अबाउट सम पर्सन्स और ग्रुप। एक ग्रुप के बारे में, किसी एक जाति के बारे में, किसी एक स्टेट के बारे में, किसी एक देश के लोगों के बारे में, एक जेंडर के बारे में कि महिलाओं के बारे में एक अलग सोच बना ली, या सारे पुरुष खराब होते हैं, ये एक सोच बना ली। महिलाएं कमजोर होती हैं पुरुषों से, गणित में महिलाएं कमजोर होती हैं, पुरुष जो हैं वो ज्यादा ताकतवर हैं। इस तरह के आइडियाज जो हैं हमने बना लिए हैं। कोई कह रहा है एलजीबीटी को भी इक्वालिटी चाहिए। सिम में हमें इक्विटी की जरूरत है जैसी दुनिया है, क्योंकि यहां रंग तो वैसे भी भरे हुए हैं, डिफरेंसेस तो हैं ही। ये फिर सिर्फ ऐसा नहीं कि आप फीमेल है तो आप कहें हाँ हाँ फीमेल्स के लिए तो होनी चाहिए, देखो, है ना, बाकी लोगों के लिए नहीं। ये एलजीबीटी वाले तो ऐसे ही कह रहे हैं, या फिर कोई थर्ड जेंडर है तो वो तो ऐसे ही कह रहा है। हमें अपना दर्द महसूस होता है, किसी और का नहीं होता। ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। ठीक है, हाँ, ये टॉपिक पढ़ रहा ही होता है भाई, सीटेट हो चाहे कहीं भी। स्टीरियोटाइप रेफर्स टू आवर प्री कंसीव्ड नोशंस, जो हमारी पूर्व निर्मित धारणाएं हैं किसी एक व्यक्ति के बारे में, या व्यक्तियों के बारे में, या एक समूह के बारे में, उसको संदर्भित करती है रूढ़िबद्धता या पूर्वाग्रह। रूढ़िबद्धता कुछ व्यक्तियों या समूहों के बारे में हमारी पूर्व धारणा या हमारी राय को संदर्भित करती है कि आपने कह दिया अच्छा इस जाति के लोग तो बहुत चालाक होते हैं भाई, इस समूह के लोग तो बहुत चालाक होते हैं, इस समूह के लोग तो ऐसे होते हैं, इनसे तो बच के रहना चाहिए, है ना, ये तो ऐसा व्यक्ति है। जबकि हम ये नहीं देखते कि हर तरह के लोग होंगे हर जगह पे। ठीक है ना। तो प्री कंसीव्ड नोशन, जो हमने पूर्व निर्मित धारणाएं बना ली हैं, कन्वेंशनल दिमाग में हमारे वो बन गई है, पारंपरिक सी बात, रूढ़िबद्ध हो गई है, स्टीरियोटाइप हो गई, चाहे वो सही है या गलत है, क्योंकि वो चलती आ रही थी तो हमने मान लिया। हमने मान लिया कि घर में खाना हमने सदियों से, सदी नहीं तो एटलीस्ट जनरेशन से मम्मियों को ही बनाते देखा है। तो अगर किसी घर में कोई लड़का डिसाइड करे, हालांकि मेरा मानना ही है कि आप दोनों को ही काम करना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आप खुद को सस्टेन कर पाए इतना तो, है ना। तो हम ये नहीं मान पाएंगे लड़की घर में रहे और खाना बनाए, समझ में आता है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती कि जॉब नहीं करती। लेकिन लड़का घर में रहे, यानी पति किसी का, और खाना बनाए, वो मूवी आई थी ना कियन का, वहां पे भी फिर समस्याएं होने लगी थी, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है सोसाइटी में वैसा। हमारे दिमाग में स्टीरियोटाइप्ड है कि लड़की ही खाना बनाएगी। अगर पापा घर में किसी के मेहमान भी आ रहे हैं तो पापा थोड़ी जाते हैं भाग के चाय बनाने, मम्मी आती हैं।
हालांकि ऐसा हो सकता है कि मम्मी के मेहमान आए हो तो पापा जा सकते हैं कि वो उनको बात कर ले, उनके साथ टाइम दे दें उनको। लेकिन हमारे दिमाग में अगर किसी घर में पापा गए हुए हैं खाना बनाने तो हमें लगेगा अजीब, और मम्मी है तो वो तो नॉर्मल है। ये है रूढ़िबद्धता। जब हम ये कहते हैं अरे कैसे पुरुष हो, रोते हो, आदमी होकर के रोते हो, चूड़ी पहन लो, महिलाओं की तरह रोते हो। क्यों भाई, रोना सिर्फ महिलाओं का ही अधिकार है? इमोशंस तो मेल्स में भी होते हैं, लेकिन हमने, समाज ने ऐसा स्टीरियोटाइप कर दिया इस चीज को। हाँ, तो ये एक बात हुई। जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहां कहां पाए जाते हैं? परिवार से शुरू होकर ये बीमारी और सब जगह फैल जाती है। मैरिज में भर भर के मिलेंगे आपको, लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कों को ऐसे रहना चाहिए, लड़कियां घर छोड़ के जाएंगी। ये हमने, ठीक है, ट्रेडिशन के नाम पे, लेकिन अगर देखा जाए समय के बदलाव के साथ, पहले रीजंस अलग थे। ये चीज भी कुछ हद तक बदलाव की जरूरत मांगती है, मतलब जरूरत है कि भाई सिर्फ लड़कियां ही क्यों घर छोड़ के जाएं। पहले आर्थिक स्थिति की वजह से बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वैसे ट्रेडिशंस बने। उस टाइम पे वो लॉजिकल होगा कुछ हद तक, मान लिया, कुछ हद तक बोला, ठीक है ना। तो परिवार में भी कि इवन ऐसी भी जगहें मिल जाएंगी जहां खाना भी, अगर बेटी है तो कम मिलेगा उसको, बेटे को ज्यादा देंगे। अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो बेटे को पढ़ा देंगे, बेटी को नहीं पढ़ाएंगे, है ना। बेटी को या लड़कियों को पहले ही रोक दिया जाता है कि तुम अपने भाई बहनों को पालो, तुम्हारे भाइयों को पढ़ने दो, तुम, लड़कियां का थोड़ी होता है काम पढ़ने का। तो फैमिली में भी मिलते हैं स्टीरियोटाइप, रूढ़िबद्धताएं। लड़की हो घर आ जाओ टाइम से, और लड़का हो आराम से घूमो बाहर, गंदगी मचाओ ताकि कोई लड़की बाहर ना घूम ले। ये क्या हुआ? स्टीरियोटाइप है। ये मत सोचना मैं अपने ही दुख कह रही हूँ सारे, इसमें से बहुत सारे दुख मैंने खत्म कर लिए हैं अपने ईश्वर के आशीर्वाद और अपनी थोड़ी सी मेहनत से। बहुत हद तक जो है, जो फ्रीडम है, ऐसा नहीं है कि कोई फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि एजुकेशन बिल्कुल, मतलब बहुत बेसिक चीजों की लड़ाई नहीं थी, बट ऑफकोर्स बहुत सारी चीजें आप करते हो, फ्रीडम गेन की जाती है। ये बात मैं बहुत बार कहती हूँ कि फ्रीडम, आप स्वतंत्रता पाई जाती है, कई बार छीनी जाती है, मिलती नहीं है, बहुत रेयर केस में मिलती है। कोई और आपके लिए लड़ाई लड़ ले, ऐसे नहीं होता। तो मेरी पर्सनल लड़ाइयां तो बहुत हद तक इसमें से चेंज हो चुकी हैं, बट पता नहीं मैं क्या बताना चाह रही थी इस बात से। हाँ, लेकिन जो बातें मैं कह रही हूँ वो सच है। दूसरों के दर्द में भी आप दुखी हो सकते हैं, दूसरों को देख के भी आप दुखी हो सकते हैं। तो ये मैं सोचना, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ यहाँ पे। कई लोगों को ये लगता है, जबकि मैं एकदम जो लॉजिकल बात है वो कह रही हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं फीमेल हूं इसलिए कह रही हूँ ये बात, ठीक है ना। मैरिज, मैरिज में आप देखिए खूब चीजें होती हैं, जगह बदलने से लेके, दहेज से लेके, जो कि चीजें अब बैंड भी हैं। करिकुलम, यानी करिकुलम या एजुकेशन में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हमें किताबों में भी मिल जाते थे कि एक पुरुष जितना काम 2 दिन में करता है, 2 महिलाएं वही काम 4 दिन में करेंगी। मैरिज के बाद जॉब नहीं करना, ज्यादातर लड़कियां नौकरियां छोड़ती हैं, जॉब, जो जॉब्स हैं अपनी छोड़ती हैं शादी के बाद, लड़कों की बजाय, चाहे प्राइवेट नौकरी ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारा सिस्टम भी वैसा ही है ना। हम लड़कियों के लिए, लड़की अगर 20,000 कमाती है, हम लड़का ढूंढेंगे 40 वाला, फिर एक्सपेक्टेशन किससे होगी? लड़की से ही होगी। तो ये थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, क्योंकि सामाजिकरण या सोसाइटी या सोशल एस्पेक्ट जो है, सारी प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स ही होती हैं। तो आप अपने लिए क्या सही है वो आप खुद चुनिए, और जो थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है वो करिए, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। कोई कह रहा है आर यू क्राइंग? अरे क्राइंग नहीं, मतलब मैं कुछ और सोच रही थी जिस बात पे ये बात मैं कह रही थी। नहीं नहीं, चलो भाई, नहीं, मैं इस चीज को लेके इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं दूसरों को देख के भी काफी परेशान हो जाती हूँ इस मामले में। चलिए खैर, टेक्स्ट बुक्स में एग्जाम्पल्स जो हैं वो कई बार बायस्ड होते थे, आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। उनमें स्टीरियोटाइप होते थे कि मम्मी को किचन में खाना बनाते हुए दिखाया जा रहा है, पापा हॉल में बैठ करके टीवी देख रहे हैं। तो ये क्या है? स्टीरियोटाइपिंग है, रूढ़िबद्धता है। किसी की दादी कहती है हम अपने पोते को तो भेज देंगे ट्रिप पे, लेकिन पोती को नहीं भेजेंगे, यानी अपनी ग्रैंड डॉटर को नहीं भेजेंगे ट्रिप पे, या स्पोर्ट्स में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स लड़कियों के लिए नहीं होता, हम अपने ग्रैंड डॉटर को तो कर देंगे, सॉरी सन को तो कर देंगे। तो ये भी स्टीरियोटाइप है, क्योंकि जो चला आ रहा है पहले से, ठीक है जी। मीडिया, मीडिया में हम देखते ही हैं मीडिया के क्या हालात हैं। हम सारे एड, जो एडवर्टीजमेंट है, जो सर्फ साबुन बेचने वाले, यानी जो आपके वॉशिंग पाउडर और डिश वॉशर वगैरह के जो जितने भी एड्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? उसमें फीमेल्स ही होती हैं ज्यादातर,
एडवेंचर वाले जितने भी रोल हैं, चाहे वो बाइक हो, कार हो, उसमें ज्यादातर ऐड करते हुए मेल मिलेंगे आपको। अब ये चीज धीरे धीरे बड़े ब्रांड्स चेंज कर रहे हैं, लेकिन ये स्टीरियोटाइप बन चुका था कि एडवेंचर रोल्स में हम महिलाओं को दिखाएं और पुरुषों को दिखाएं, और जो सौम्य रोल हो, घर के काम हो, उनमें महिलाओं को दिखाएं, है ना। सारे जो टीवी सीरियल्स हैं वो एक बहू के अराउंड घूम रहे होते हैं, अनुपमा, तुलसी, ये वो पुराने भी बहुत सारे थे ना, क्योंकि पता है कि घर में बैठ करके फीमेल्स देख रही होंगी, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, फेयर एंड लवली, एग्जैक्टली, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मामला है। कुकिंग के ऐड में ज्यादातर वो बीच में फिर सलमान खान को लाना शुरू कर दिया उन्होंने, कि वो आते हैं बीच में एक लेके, अरे देखो ऐसे साफ हो जाएगा, है ना। देखो आशी कह रही हैं आपकी सिस्टर की मैरिज में भी दहेज या गिफ्ट दिया था क्या? दहेज स्लैश गिफ्ट लिखना ये आजकल की नई परंपरा है ना। खैर अब हम इस पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, आज ज्यादा डीप में चले गए हम, है ना। ये जो ऐसे लिखा है ना आपने, ये नया जमाना है कि जिसमें हमें दहेज शब्द खराब लगता है तो हम उसी शब्द को क्या कह देते हैं, गिफ्ट कह देते हैं, है ना, कि दहेज नहीं गिफ्ट कह दो, अच्छा लगेगा सुनने में, बात तो बराबर ही हो जाती है ना। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन आगे से कोशिश कीजिएगा कि दहेज को गिफ्ट ना कहें। ये मैंने भी आसपास लोगों को देखा है, कुछ तो टीचर्स भी इस तरह के मिल जाते हैं, और उनको समझाना पड़ता है, वो कह देंगे कि दहेज मत कहिए मैम, गिफ्ट कहिए इसको। मैंने कहा फिर गिफ्ट तो दोनों तरफ से जाता है, आपने कितने का दिया, ठीक है ना। चलो खैर आ जाओ इधर। फ्यू कॉन्सेप्ट्स, यानी कुछ संप्रत्यय हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में। जेंडर आइडेंटिटी, लैंगिक पहचान कहते हैं इसको, लैंगिक पहचान, कि एक व्यक्ति अपने आप को एक महिला के रूप में देखता है कि पुरुष के रूप में, ये है जेंडर आइडेंटिटी। अब इसमें एक और चीज है, इसमें टॉपिक्स बहुत सारे हो गए एक्चुअली। जेंडर कॉन्स्टेंसी करके भी एक टॉपिक है जो पूछ लिया जाता है, जेंडर कॉन्स्टेंसी। हाँ हाँ हाँ, देखो राफिया कह रही है कि मेरी शादी पे भी गिफ्ट ही बोला गया था। गवर्नमेंट जॉब बराबर दहेज, अमन कुछ ही लोग हैं जो ये बात में विश्वास नहीं रखेंगे, है ना। और बाकी हाँ, समाज में एक जो परसेप्शन है वो यही है कि गवर्नमेंट जॉब बराबर दहेज। यार आप सही व्यक्ति चूज कर लीजिए ना, है। चालाक इंसान हो तो बढ़िया इंसान चूज करे जो पैसे खुद ज्यादा कमाता हो, है ना। चालाकी तो नेक्स्ट लेवल है ना। खैर ये अपने आप में, ये मैं मजाक में कह रही हूँ, उसको सीरियस मत लेना, ठीक है। बट हमको क्या चाहिए, लड़की घर में भी रहे, खाना भी बनाए, और एक साथ कुछ पैसा भी आ जाए। सबको नहीं, ऑफकोर्स सारे लोग ऐसे नहीं है, सबको नहीं कह रही हूँ। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, लेकिन समाज इतना स्लो बदलता है कि कुछ लोग तो घुट घुट के मर जाते हैं उस चक्कर में। हाँ, अभी आएंगे कि कौन सा स्टीरियोटाइप होगा और कौन सा बायसनेस होगा। ठीक है ना। कोई कह रहा है हमारी कास्ट में दहेज नहीं दिया जाता, चलो अच्छी बात है। हाँ, दहेज के लिए मुझे आज भी सुनाया जाता है, तेजस्विनी कह रही, सबका दर्द बाहर आ गया भाई, ये क्लास थोड़ी ज्यादा मार्मिक होती जा रही है। बहुत बढ़िया। प्रिया ने एग्जाम्पल दिया है कि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, कुछ दहेज की डिमांड नहीं थी, लेकिन मेरी पसंद के हैं वो। बढ़िया, हर तरह के एग्जाम्पल क्लास में देख लो, मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, बहुत ही बढ़िया। कमीशन भी चलता है दहेज में, निशा कह रही है, देखते रहो समाज की सच्चाई ऐसे निकल के आएगी। मेरे घर वालों से भी शादी में गिफ्ट मांगा गया, कितनी गलत बात है ये, और लोग शादी भी करते हैं फिर ऐसे लोगों से। प्रिया कह रही है नो मैम, अच्छा ठीक है। हाँ, बहुत लोग दहेज को परंपरा कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम समय के साथ बदल देते हैं, अब इस पर मैं चर्चा करूंगी तो ये कई घंटे का लेक्चर हो जाएगा, है ना। तो लोग कन्वीनियंटली अपनी कन्वीनियंस के अनुसार किसी भी चीज को ट्रेडिशन कह देते हैं और किसी भी चीज को कुछ और कह देंगे जिसमें उनका फायदा हो रहा हो। हाँ एग्जैक्टली कोमल, लड़की काम पे जाए लेकिन 2 पराठे बना कर जाए। एवरीवन बिकमिंग रिवोल्यूशनरी, ज्यादा लोग नहीं बन रहे हैं पढ़ना। और बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका जीना हराम कर दो, ऐसा रिवॉल्यूशन ला दो कि लड़कियां लड़कों को जीने ही मत दो, या ऑपोजिट, है ना।
हाँ दीप्ति, बिल्कुल बिल्कुल। आज कई घरों में लड़ाई होने वाली है मुझे लग रहा है। हाँ देखो, कोई कह रहा है जैसे अभी मेरी शादी के लिए 10 लाख मांगे, कोई कह रहा था अब ये भी एक नया सिस्टम है गिफ्ट मांगने का कि आपको जो देना है अपनी लड़की को दे दीजिए, हमें कुछ मत दीजिए, है ना। सरकार भी कह रही है कि भाई आधी संपत्ति का बराबर का अधिकार है लड़के और लड़कियों का, लेकिन शर्म आती है क्योंकि समाज में खराब लगेगा कल को आप संपत्ति में हिस्सा मांगेंगे तो। और संपत्ति में हिस्सा कब मिलेगा? 20 साल बाद, जब पेरेंट्स नहीं होंगे, या 30 साल बाद, है ना। तो आज दहेज ले लो, एडवांस में 50 लाख ले लो, बजाय कि आज से 30 साल बाद जो मिलेगा उससे तब तक कौन इंतजार करेगा। गाजे बाजे से शादी भी तो करनी है, और दोनों पार्टीज साथ में मिलकर के खर्चा उठाना नहीं चाहती। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स यार। ठीक है, चलिए आ जाइए, बहुत बातें हो गई। एक बार जेंडर कॉन्स्टेंसी पढ़ लीजिए, ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा क्योंकि ये हमने ज्यादा ही डेप्थ में चले गए हम इसकी। ये कुछ कुछ चीजें हैं, हिडन करिकुलम पढ़ेंगे, फिर इसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स ही है, आता ही है, नए तरीके के पुराने तरीके के सारे क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। हाँ हाँ, लेना अच्छा लगता है, देना खराब लगता है शिप्रा। और इसमें लड़कियों की भी काफी बड़ा रोल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें समाज या लोग या फिर सिर्फ लड़के ही दहेज मांग रहे हैं, है ना। लड़कियों को भी अच्छा लगता है, थोड़ी इज्जत बढ़ती है ससुराल में। खैर, सबको नहीं। अगेन, जेंडर कॉन्स्टेंसी एक चीज है। अब जेंडर कॉन्स्टेंसी को हिंदी में जेंडर निरंतरता कह देंगे ये लोग, बट इसको समझ लेना है क्या कि जेंडर कांस्टेंट है, यानी जेंडर क्या है? कांस्टेंट है। यानी जैसे आप अपने कपड़े बदल सकते हैं वैसे आप अपना जेंडर नहीं बदल सकते। जिस दिन बच्चे को ये बात समझ आ जाती है, इसका मतलब जेंडर बच्चे में हो गया है कांस्टेंट, उसको समझ आ गया जेंडर क्या है, एक कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है। मजा आया बट आज की क्लास में ये चर्चाएं होनी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है। मैथ्स में खराब नहीं मानती हूँ, बट मैथ्स 2+2 4 होते हैं, यहां पे चर्चा होती है कई बार, है ना, कि जेंडर क्या है? स्थिर है। हाँ एग्जैक्टली मनोज, यही मैं कह रही हूँ कि लड़कियां भी दहेज मांग, ऐसा नहीं है कि ये कोई भी करे डिस्पाइट जेंडर, बट कॉमन जो है वो आप जानते ही हैं। तो जेंडर कॉन्स्टेंसी यानी लैंगिक स्थिरता। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं लड़कों के खिलाफ हूं, उनकी बैंड सबसे ज्यादा बजती है ये सब में। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत सुकून मिलेगा। लैंगिक स्थिरता, लैंगिक स्थिरता। लैंगिक स्थिरता की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं जैसे हम कपड़े बदल सकते हैं वैसे आप जेंडर नहीं बदल सकते, यानी जेंडर एक कांस्टेंट थिंग है। और ये बात कब समझ आ जाती है? 4 साल के आसपास। ये क्वेश्चन आया भी था पेपर में। 4 इयर्स की एज में बच्चे में जेंडर कांस्टेंट हो जाता है। ये अपने आप में एक अलग थियरी, बट थियरी आपको नहीं पढ़नी होती सीटेट में। 4 इयर्स यानी 4 साल की उम्र में जेंडर कांस्टेंट हो जाएगा। जेंडर कॉन्स्टेंसी का कॉन्सेप्ट बच्चे में आ जाएगा कि वो लड़का है या लड़की, ये फाइनल है, अब इसको बदला नहीं जा सकता। कपड़े बदल जा सकते हैं, जेंडर नहीं बदला जा सकता। नहीं तो उससे पहले तो बच्चा 3 साल तक 2 साल तक भी वो अपने, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता जेंडर क्या है भी या नहीं है, वो बायोलॉजिकली कैसे अलग है। तो 4 साल के आसपास उसे ये बात समझ आ जाती है, ये है जेंडर कॉन्स्टेंसी। ठीक है ना। चलिए खैर, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि